नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों के खिलाड़ी के इस नए एपिसोड में। एक बार फिर तमाम खबरों के जानकार विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और इस हफ्ते की दो बहुत बड़ी खबरें रहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक खबर प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस दौरा, जो कि बहुत ही सफल बताया जा रहा है, सफल दिख रहा है। शानदार तरीके से उनका वहाँ स्वागत हुआ, जिस तरीके से उनके वहाँ एड्रेसेस हुए, चाहे वो संसद में हो चाहे वो व्हाइट हाउस में हो, उसकी बहुत तारीफ दुनिया भर में की जा रही है। दूसरी बैठक विपक्ष की रही। एक साथ 17 पार्टियां एक मंच पर इकट्ठी हो गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कह लीजिए, अगुवाई में कह लीजिए, या उनकी वजह से कह लीजिए, 17 पार्टियों के नेता पटना में जुटते हैं और एक प्रण करते हैं कि हमको 2024 का चुनाव साथ लड़ना है और नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को रोकने के लिए लड़ना है। लेकिन इस बड़ी विपक्ष की बैठक में एक खटास भी आती है अरविंद केजरीवाल के रुख को लेकर। इन दोनों खबरों का सीधा सीधा जोड़ जो है वो 24 के चुनावों के साथ जोड़कर अब भारतीय राजनीति में देखा जाएगा। बीजेपी मोदी जी की विजिट को कैपिटलाइज करेगी तो विपक्ष अपनी एकता को लेकर भुनाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से हम 24 का चुनाव अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इन्हीं दो खबरों पर विश्लेषण करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है मणिपुर को लेकर होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग का, जिसको लेकर अमित शाह ने बैठक बुला ली है। हम इस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम विश्लेषक यहाँ मौजूद है। परिचय कराता हूँ। सबसे पहले पूर्णिमा जी हमारे साथ है। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर बहुत दिनों के बाद अवधेश जी लौटे हैं इस पैनल पे। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्रमण पे थे, यूपी में बहुत कुछ जगह घूम कर आए हैं, तमाम जानकारियां लेंगे इनसे हम लोग। हर्षवर्धन जी हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है, स्वागत है आपका पंकज जी। विनोद अग्निहोत्री जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण तिवारी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। और जयदीप कर्णिक, आपका भी स्वागत है। लेडीज़ फर्स्ट। पूर्णिमा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट। पूर्णिमा जी, आपने आज सुबह अखबार पढ़े होंगे, कोई अखबार छोड़ा नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या विपक्ष की बैठक की टाइमिंग गलत होगी? अखबार की सुर्खियों में लगातार मोदी जी के से पन्ने भरे हुए हैं उनकी यूएस विजिट से। एक नहीं, दो नहीं, 8-8, 9-9 पन्नों की कवरेज हर अखबार में लगभग। और विपक्ष की बैठक को कवरेज है पर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, जबकि इतनी बड़ी बैठक थी। क्या वो 11 जून से जो 23 जून हुआ, वो 23 के बदले 26-27 हो जाना चाहिए था? नहीं सुमित जी, टाइमिंग तो वो मोदी जी को प्रोमिनेंस कहीं पे भी वो होते मिलती। अभी बाई चांस वो यूएस में है इसलिए पन्ने भरे हुए हैं, सारे के सारे फर्स्ट पेज और एडिट पेज भरे हुए हैं। लेकिन कुछ भी होता तो विपक्ष की मीटिंग, आज हमारा जो ट्रेंड दिख रहा है वो 9वें 10वें छठे पन्ने पे ही दिखेगा अखबार में। लेकिन हाँ, इससे उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती है, उसकी जो एक मैसेज है वो कम नहीं हो जाता है। और ये बहुत क्रूशियल मीटिंग थी जिसका कि हमें बहुत दिनों से इंतजार था। निकला क्या है? तो बस फोटो खींच के रह गई, कुछ कॉन्क्रीट चीज तो सामने नहीं आई। एक ये रिजॉल्व तो सामने आया कि वो पार्टियां जो कि एक दूसरे को देख नहीं सकती हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, कम से कम जैसे वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वही लेफ्ट पार्टीज तृणमूल और कांग्रेस एक साथ आए, या आप किसी ऐसी मीटिंग में शामिल हो जिसमें कि कांग्रेस हो, तो ये तो मतलब इमेजिनेशन हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक साथ आई हैं और एक साथ आगे रहने का इन्होंने एक संकल्प भी जताया है। अब हमें देखना है कि अभी तो टाइम है कैसे क्या अनफोल्ड होता है, लेकिन यही अपने आप में काफ़ी है कि इन्होंने एक साथ एकजुट होकर रहने का और लड़ने का, जैसा कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल क्लियर कहा कि हम एक साथ चुनाव भी लड़ेंगे। वो भी देखने में दिलचस्प होगा कि कैसे, कहाँ पे कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कितनी आपको याद दिलाता हूँ पूर्णिमा जी, 5 साल पहले ले जाता हूँ। कर्नाटक में जब कुमार स्वामी साहब शपथ ले रहे थे तो मंच पे यही 18, 20, 25 पार्टियां एक साथ खड़ी थी। ये हवा बनी थी कि 19 का चुनाव सब साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? सब अलग अलग लड़े, बिखर गए, एक साथ लड़ नहीं पाए और आपस में ही लड़ते रहे। उस समय सुमित जी, ठीक है, वो कुमार स्वामी के मंच पे इकट्ठा सब हुए, लेकिन साथ आने की कोई मुहिम ऐसी नहीं चली थी। वो एक इवेंट था, वो हो गया, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। एक जो रियलाइजेशन होती है कि अब ये डू और डाई वाला समय है विपक्ष के लिए, जो कि है। अगर इस समय विपक्ष यूनाइट नहीं होता है तो आगे का समय बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। और जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उसमें बहुत फंडामेंटल चेंजेस आ जाएंगे, जैसा कि सबको लगता है। मुझे क्या ऐसा कुछ होने वाला है? अवधेश जी, देश में डू और डाई की सिचुएशन में विपक्ष आ गया है। अपने राजनीतिक वजूद को बचा के रखने के लिए ममता, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब अपने वजूद को बचाने के लिए डू और डाई सिचुएशन। मैंने अपने वजूद नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। डेमोक्रेसी का वजूद भी बचाने के लिए। अच्छा, बीजेपी के हाथ अगर सरकार है तो डेमोक्रेसी खतरे में है? नहीं, ये तो देश को लेकर पूरी दुनिया भर में प्रचार हो रहा है। अभी आपको पता है मोदी जी के पहले राहुल गांधी जी भी थे अमेरिका में, और हमारे देश के अनेक फंडामेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट झंडा
सब उनके पीछे थे वहाँ, और कई ऐसे प्रश्न कराए गए। मोदी जी की यात्रा में भी 1-2 प्रश्न कराने की कोशिश हुई। ओबामा साहब का भी एक बयान हमने सुन लिया है। ये इस देश की समस्या ये है कि हमारे देश में लोकतंत्र का, सेकुलरवाद का, लिबरलिज्म का एक स्पेशल परिभाषा लोगों ने गढ़ा है कि एक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बिहार के नाम को कैसा पूरी दुनिया भर में बिहार को क्या कर दिया, जिस बिहार में सड़कें थी 8 घंटे में पटना से रांची पहुंच जाते थे, और बाद में आपको अगर किसी बारात जानी हो, अगर 25 किलोमीटर हो तो 3 बजे चलना पड़ता था कि 11 बजे रात तक पहुंच जाए, लेकिन वो लोकतंत्र के प्रतीक हो जाते हैं। माने एक बाप है, बेटा है, उसका बेटा बने, वो लोकतंत्र है। मतलब ममता बनर्जी का लोकतंत्र है कि पंचायतों में मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, सीपीआई सीपीएम के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा है। एक व्यक्ति जिसने अन्ना हजारे को खड़ा होकर के देश में कहा कि हम देश को बदलने आए हैं, एक साथी भ्रष्टाचार में फटा हुआ है, जिसको चाहता है रखता है, एमएलए को बैठ के गालियां देता है, एमएलए से बात करिए, वो लोकतंत्र का प्रतीक इसमें बना हुआ है। एक परिवार जिसके परिवार का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, वो उसके एक परिवार को स्थापित करने के लिए कि देश में फांसीवाद आ गया है, मुसोलिनी हिटलर का राज आ गया है, देश में मुसलमान का कत्लेआम हो रहा है, उसको उठा करके अमेरिका इंग्लैंड ले जाओ, देश में दौरा कराओ, वो लोकतंत्र की रक्षा हो जा रही है। और एक आदमी, मैं किसी भाजपा और उसके समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र को उतारने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है, लोकतंत्र का मायने तो यह है कि इस देश के आम आदमी की नेताओं तक, प्रशासन तक, सरकार तक सीधी पहुंच हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई इस समय आंदोलन नहीं है। क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि इस समय क्या बाकी को तो छोड़ दीजिए, लोकतंत्र के प्रतीक बन के खड़ा हुए क्या अरविंद केजरीवाल से अगर हम ये तय कर लें कि आधे घंटे बाद मुझे एक जरूरी बात पहुंचानी है, क्या ये सिचुएशन है कि हम मिल लें? इवन विपक्ष में कर दीजिए, मैं अगर अखिलेश यादव से मिलना चाहूं आधे घंटे के अंदर, क्या संभव है? मैं ये सवाल अवधेश भाई, क्या यही चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री से मिलना आसान है? तो यही क्या योगी जी से मिलना आसान है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलना आसान है? इसलिए ला रहा हूं कि अगर विपक्ष भारत के सच्चे लोकतांत्रिकरण के लिए इस 75 वर्ष की आजादी में संघर्ष करता, तो मैं उसके साथ खड़ा हो रहा हूं। मतलब एक आदमी जिसने अपना पूरा जीवन प्रचारक के रूप में विचार से मतभेद होकर लगाया है, जो देश के अलावा कुछ सोचा ही नहीं होगा, वो अलोकतांत्रिक हो गया। मतलब जिसको देश की जनता ने पहले 283 सीटें दिया, जिसने 303 सीटें दिया है, और आज भी देश से बाहर या देश के अंदर उसकी पार्टी को वोट मिले या न मिले, उसके पीछे खड़ा होने वाले करोड़ों लोग होते हैं, वो अलोकतांत्रिक है। लेकिन जिन लोगों को, एक नीतीश कुमार, जिनके अपने जीवन का कोई सिद्धांत नहीं रहा, जो आज इधर है कल उधर है, वो लोकतंत्र के प्रतीक बनते हैं। अगर बुद्धिजीवी देश के पत्रकार इस ढंग से पाखंड करेंगे, इस ढंग से हिपोक्रेसी होगी, काउंटर आम जनता इससे पंकज जी, सैद्धांतिक तौर पर क्या आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है ये अपॉर्चुनिस्ट है, ये मौका परस्ती है, सिर्फ अपने वजूद को बचा के रखने के लिए, इसमें कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा है? अब विपक्ष जो भी करे वो अपॉर्चुनिज्म है, वो अवसरवादिता है। सत्ता पक्ष जो भी करे उसमें कोई अवसरवादिता नहीं है, वो सब पुण्य के काम है। तो ये तो एक अजीब सिद्धांत है। आज विपक्ष, आज का विपक्ष, मौजूदा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। आज जो सत्ता पक्ष है, जो मौजूदा सत्ता पक्ष है, हो सकता है वो भविष्य का विपक्ष हो। तो विपक्ष अगर इकट्ठा हो रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी चिंता सत्ता पक्ष के लिए ये इसलिए हो गई है कि अगर सचमुच 450 जगह विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार खड़े हो गए, तो सत्ता पक्ष को अगली बार सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि ये बात सब जानते हैं, नरेंद्र भाई मोदी भी जानते हैं, अमित भाई शाह भी जानते हैं, इसीलिए विपक्षी एकजुटता को किसी न किसी तरह ख़त्म करने की, तोड़ने की हर तरह की साजिशें हो रही हैं। इसको बीजेपी को करने की क्या ज़रूरत है? केरल में देखिए ना, कल क्या हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया केरल की पुलिस ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी सड़क पे लड़ रहे हैं, इसमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कल ही प्रोटेस्ट दिखा दिया, जो स्टेटमेंट इशू हुआ 5 पैराग्राफ का, उसमें 4 पैराग्राफ कांग्रेस को गाली देते हुए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं, विपक्ष के भीतर समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, और इसलिए ये समस्याएं अभी और बढ़ाई जाएंगी। इसलिए खासकर कांग्रेस को, क्योंकि वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है,
विपक्षी एकजुटता के जो प्रयास हैं उनको और गंभीरता से करना पड़ेगा और उसमें जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। और ये भी देखना होगा कि आखिर किन लोगों से विपक्षी एकजुटता के ये जो प्रयास हैं उनका समन्वय कराया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर स्तर पर और बहुत वरिष्ठ स्तर पर ये सब बातचीत अगर होंगी तभी जाकर इस विपक्षी एकजुटता का कोई नतीजा निकलेगा। पंकज जी, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर स्टैंड लेने में दिक्कत क्या है? क्यों खुलकर नहीं बोलते थे कि हम अरविंद केजरीवाल, जब 12 में से 11 पार्टियां बोल रही हैं कि हम राज्यसभा में आपके साथ हैं, तो कांग्रेस ने इसको इशू क्यों बना लिया ईगो का? देखिए, इसका एक तो ऐतिहासिक कारण है, कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ कारण है। शुरू से जिस तरह से ये एक मुद्दा रहा है और उस पर कांग्रेस का जो शुरू से स्टैंड रहा है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। पर इससे इंप्रेशन जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है। कांग्रेस चाह रही है कि ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो जाए। कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस, यही कहा है प्रेस स्टेटमेंट में, कांग्रेस के भीतर इस मामले को लेकर लोगों की अलग अलग राय है और कांग्रेस को अपने भीतर की उन आवाज़ों को सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए। अब आगे चलकर तो फिर गठबंधन कैसे होगा? आगे अगर यही मुद्दा बनता है कि दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस तैयार नहीं होती है तो अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकजुटता में शामिल नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं है। मतलब कांग्रेस तैयार है, 15 की 14 रह जाए, लेकिन हमको दिक्कत नहीं। देखिए, हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपना फैसला करे किसी भी मसले पर। दिल्ली का अध्यादेश एक गंभीर मसला है, ये किसी की जिद से सब लोग। कांग्रेस चाहती है अध्यादेश को लेकर जो सरकार लेकर आई है, मुख्यमंत्री के पावर्स कर्टेल कर दिए गए हैं, क्या कांग्रेस वाकई में ये चाहती है कि मुख्यमंत्री वो एक पंगु बन के बैठा रहे दिल्ली का, या उसके पास ताकत होनी चाहिए? कांग्रेस की क्या सोच है? दिल्ली जैसे राज्य की एक विशेष स्थिति है और इसमें दिल्ली जैसे राज्य में किसी मुख्यमंत्री को कितने अधिकार हों, सरकार को कितने अधिकार हों या ना हों, इस पर कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति, एक सोचा समझा सिद्धांत बहुत पहले से है, आज से नहीं है। तो कांग्रेस के भीतर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब शुरू से हमने ये लाइन ली है तो हमको इसी लाइन पर कायम रहना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है और मिल बैठकर कोई बात होती है तो वो अभी आगे देखने की बात है। जो मैं समझ पा रहा हूँ हर्षवर्धन जी, मैं आपका टिप्पणी चाहूँगा इस पर कि कांग्रेस को शायद परवाह नहीं आम आदमी पार्टी की कि अगर 15 में से 14 रह गए, अब 14 तो है ना हम एक साथ, तो क्या ये महागठबंधन, महाजुटान, महाविपक्ष की बैठक, क्या ये संभव है? आप एकता देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एकता देखते हैं वाला सवाल मत पूछिए, नहीं तो बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू ही ऐसे करना पड़ेगा कि ये एकता कहाँ है, ये तो लड़ते भिड़ते रहे, पूरी मीटिंग इसी पर चली। उसने कहा कि तुम बड़ा तमाशा हमारा बनाते हो, उसने कहा कि अच्छा तुम कम तमाशा बनाते हो, तो कहे तुम तो तमाशे के लिए ही जाने जाते हो, तो कह रहे हम इनका तमाशा बनाते हैं, देखो हम इनके साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो कुछ इस तरह के उदाहरण पेश हुए, लेकिन इसको बाद में मैं आऊँगा। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है, पटना में जो कल मीटिंग हुई है ये विपक्षी एकता के लिहाज से बड़ी बैठक है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो लगभग प्रत्याशित था। नीतीश कुमार, लालू यादव और पूरा विपक्ष एक तरह से कहें कि बड़ी एम्बेरसमेंट से बच गया कि जीतन राम मांझी पहले ही चले गए। वरना आप देखिए विपक्षी एकता का कि जहां मूल था वहां से पहले कटा। फिर आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर हम आए, वो कट गए। तो लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि ये बड़ी बैठक है। बस एक मुझे उम्मीद थी कि कम से कम संयोजक तय कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी नीतीश कुमार पर इतना भरोसा सबका नहीं बन पाया है कि उनको संयोजक बना पाए, जबकि वो बड़ी मेहनत की। 12 तारीख की मीटिंग उन्होंने तय कर दी, लोग आने को तैयार नहीं हुए, अंत में लालू यादव को सबको इकट्ठा करना पड़ा। ये 23 जून की बैठक हुई, नीतीश कुमार असफल हो गए इस मीटिंग को करने में। अब इससे निकला क्या? तो निकला वाला तो मैंने आपके पहले जो 3 डिबेट हुई थी उसमें कहा था आप उसको निकलवाइएगा, चलवा दीजिएगा, आज क्यों चलाएं? मैंने कहा था वो कहेंगे कि हम सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वो उन्होंने कह दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहने से देश की जनता उनके साथ चली जाएगी? तो उनको ध्यान में आता है कि अलग अलग राज्यों में ये विशुद्ध तौर पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां भी ये आपस में, जिसको देशज में कहें, खूब पटकी पटका कर रहे हैं। अब पंजाब जैसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत मतलब ही नहीं, बंगाल जैसा राज्य है जहां कांग्रेस का मतलब ही नहीं। इसके बावजूद दोनों राज्यों में इनकी लड़ाई किससे किससे, और ये आपस में इस कदर लड़ रहे हैं कि टीएमसी का प्रवक्ता कहता है कि भात खून में सना हुआ कम्युनिस्टों ने कांग्रेसियों को खिलाया, यही शब्द बोलते हैं वो, और उसके बाद ये चुप रह जाते हैं।
उनके साथ हम कैसे चले जाएं? अब ये अलग बात है कि कांग्रेस अब कह रही है, और अभी 3 दिन की जो खबर है, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप तृणमूल पर लगाया, तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता मारा गया। जो तृणमूल की तरफ से आरोप वो कांग्रेस पार्टी पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी तो लड़ ही रही। सवाल यहां यही है कि इतनी विसंगतियों के बाद जब ये जनता के पास जाएंगे, और मैं तो कह रहा हूं ये बड़ा सुंदर होगा। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था चुनौती देते हुए मनमोहन सिंह को, क्या ये हमसे डिबेट कीजिए। तो सब कहते थे कि अरे आडवाणी जी इतने अच्छे वक्ता हैं, मनमोहन जी तो बोल ही नहीं पाते हैं, तो वो कहां लड़ेंगे। लेकिन मनमोहन जी समझदार थे, उन्होंने कहा कि इधर जाना है क्यों, जो कमजोर विकेट है। यानी आमने सामने की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है, उस पर नहीं जाना चाहते। अब ये नए रणनीतिकार आए हैं। अभी तक ये कहते थे मोदी बनाम राहुल मत करो, अभी तक ये कहते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मत करो। 2024 का इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है। देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो इस पाले में है या इस पाले में है। 50% प्लस की वोटिंग होने जा रही है। विनोद जी, विसंगतियों से भरा है ये आपस का मेलजोल, महाजुटान जिसको कहा गया। आपस में इतनी खबरें आज ही के अखबार में हैं। आप ऊपर देखते हैं कि विपक्ष की बैठक हुई, उसमें एक फिर कॉलम छपता है अंदर में कि सीपीएम के नेता, वहाँ सरकार ने कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में मारपीट चल रही है, अरविंद केजरीवाल नाराज़ हो गए, जो बात हम सब लगातार चर्चा भी कर भी रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन ज़मीन पर दिखेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो इस एकता को जनता समझ पाएगी क्या? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस अगर ना होते तो एक पार्टी हो जाती, फिर सब एक ही पार्टी मर्ज कर जाते, फिर तो क्या दिक्कत थी। तो कांग्रेस पार्टी में सारे मर्ज कर जाएं तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तो इस देश की विशेषता है। पूरा भारत विविधताओं विसंगतियों से भरपूर है। आप देखिए ना, पूरे समाज में कितनी विसंगतियां हैं, कितनी विविधताएं हैं, फिर भी समाज साथ चलता है, फिर भी देश आगे बढ़ता है और बढ़ रहा है। तो विपक्ष में विसंगतियां आज से नहीं हुई हैं, या विविधताएँ भारतीय राजनीतिक दलों में हमेशा रही हैं। जनता पार्टी जब बनी थी तो जेपी को धमकी देनी पड़ी थी कि अगर आप नहीं करोगे मेंशन कर दूंगा। तब जाके जनसंघ और समाजवादी और मोरारजी देसाई वाली पार्टी सब जाके बैठ के वो मर्ज किए थे, और बाद में वो विसंगतियों में 2.5 साल में वो टूट भी गए। ये तो मेरा सवाल है कि इतना कॉन्ट्रडिक्शन अगर है तो टूट जाएंगे, फिर नहीं, कैसे टूट जाएंगे? भरोसा कैसे होगा? सीखता भी तो है समय के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हमेशा भाई एनडीए गठबंधन विसंगतियों के बावजूद चला ना 6 साल। तो बीजेपी ने क्रिटिकल इश्यूज छोड़ दिए थे ना? नहीं, तो 10 साल मनमोहन सिंह सरकार विसंगतियों के बावजूद चली ना गठबंधन की। तो ऐसा नहीं है, या अभी भी एनडीए भी तो गठबंधन ही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है, लेकिन उसमें वो रामदास अठावले भी हैं जो लंबे समय तक बीजेपी के खिलाफ रहे। उसमें और बहुत सारे, अब चिराग पासवान की पिताजी तो कसम खा करके बीजेपी के खिलाफ जो है बोलते थे। 15 दिन पहले तक जो है नरेंद्र मोदी को के खिलाफ बोलते रहे हम लोगों के साथ बैठ करके, उसके बाद चले गए एनडीए में। मांझी जी कल तक जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ थे और रोज़ बैठ करके बोलते थे, आज अमित शाह जी के साथ बैठे हुए हैं। तो विसंगतियाँ एक ही तरफ नहीं है, विसंगतियाँ हर तरफ हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ आप चले जाते हैं तो विसंगति नहीं है। मायावती के साथ अब 3-3 बार जो है उत्तर प्रदेश में आप झटका खाने के बावजूद समर्थन करते हैं तो विसंगति नहीं है। तो ऐसा नहीं। अभी हमारे मित्र अवधेश कुमार सिंह कह रहे थे कि जनादेश मिला है। भाई जनादेश राजीव गांधी को मिला था, 415 सीटें थी, तो उनके खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी हुई कि नहीं हुई? उसमें चंद्रशेखर वीपी सिंह के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अजीत सिंह देवीलाल बैठने को तैयार नहीं थे। बहुत सारी विसंगतियाँ थी उस समय। हम लोग तो गवाह हैं उन मीटिंगों, उन बैठकों के। पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं, पंकज जी, हम लोग तो उस दौर को मतलब बहुत करीब से देखा, कैसे आखिर तक वो पगड़ी जो है देवीलाल के सिर पर रखी गई और फिर वीपी सिंह के सिर पर रखी गई मीटिंग में। आगरा की जनसभा वीपी सिंह छोड़ के चले गए कि बीजेपी जो है यहाँ अगर झंडे लगेंगे तो हम नहीं यहाँ मीटिंग करेंगे। जिस जनसभा में बीजेपी के झंडे होते थे वहाँ वीपी सिंह भाषण नहीं देते थे। और बाद में लेफ्ट और राइट और सब मिलकर सरकार बनाए। तो विसंगतियाँ भी होती हैं और राजनीतिक यात्रा भी चलती है। कल की जो बैठक थी वो जैसे हमारे यहाँ रोका होता है ना शादी से पहले, तो ये रोका था कि भाई हम सब एक साथ आ गए, एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, विसंगतियां आपस में हम लोग सुलझाते रहेंगे। अब उस रोके में फूफा नाराज हैं अरविंद केजरीवाल कि हमको नेक सही नहीं मिल रहा, जब तक इतना नेक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं शादी में शामिल होंगे। तो फूफा को मनाया जाएगा या फिर देखा जाएगा। तो ये इस तरह चलता रहेगा। पहली बैठक थी अभी, जैसे आपने बेंगलोर वाली बात, बेंगलोर की वो फोटो आप हो या कलकत्ता की फ़ोटो आप हो, वो सिर्फ शादी बारात में जाने की बात थी। ये एक तरह से रिश्ते ही रिश्ते आओ मिल तो लें,
तो पहली बार मिले 9 साल में, पिछले 9 साल में पहली बार सीरियसली जो हर्षवर्धन जी ने भी माना कि महत्वपूर्ण बैठक थी। हालांकि इनका मानना हमारे लिए मतलब एक महत्वपूर्ण बात है, अगर हर्षवर्धन जी इस बात को मान रहे हैं तो महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी आपकी कल भी बात हुई थी, हैं? हाँ, अच्छा, अब जीतन राम मांझी का जिक्र हो रहा है। अरे भाई, जीतन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, ये तो ऐसे नेता है, ऐसे हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, जब ट्रेन चल देती है, रेंगने लगती है, तब चढ़ते हैं उस पर कि हाँ उनको विश्वास हो जाता है ट्रेन चल रही है। तो वो कहीं भी चल सकते हैं, वो पता नहीं हो सकता है चुनाव तक आते आते फेदर आ जाए। तो वो इसलिए जो है इनका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तो ट्रेन चलते चलते उतर गए, उल्टा हुआ। नहीं वो हाँ जब मर्जी बता, पता नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं कि कब दूसरी ट्रेन में चढ़ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी शिमला की बैठक से कुछ निकलेगा। कल तो खाली मिले हैं, गिले शिकवे दूर हुए हैं एक दूसरे के बारे में। हर्षवर्धन जी ने बोली, मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं है? क्यों कल संयोजक के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ? क्या आपस में कुछ अभी भी टसल चल रही है अंदर ही अंदर? भाई देखिए, कल तो पहली बार मिले थे एक दूसरे से, ठीक है। अब नीतीश कुमार संयोजक बने या शरद पवार बने या खड़गे जी बने या क्या कहते हैं ममता जी बने, अभी इस पर मंथन तो होगा ना। और शिमला की बैठक शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक होगी कि उसमें बहुत चीज़ें तय होंगी। सीटों का एडजस्टमेंट का फार्मूला तय होगा, उसमें संयोजक का भी तय हो सकता है, उसमें हो सकता है कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। तो वो सब मॉडलिटीज़ अगली बैठक में तय होंगी। इस बैठक में कोई मॉडलिटी तय नहीं होनी थी, इसमें तो खाली एक कमिटमेंट था कि हम सबको एकजुट होकर के, पहले तो होता है ना जैसे अभी रोका हुआ है वहाँ एंगेजमेंट होगी, जैसे होता है ना कि आपस में मान लीजिए बहुत दिन से जैसे लड़ाई चल रही हो एक दूसरे, तो बैठते हैं तो पहले तो खूब भड़ास निकलती है। तो कल की बैठक में एक दूसरे के गिले शिकवे हुए। अब जैसे फारूक उमर अब्दुल्ला ने कहा अरविंद केजरीवाल से कि 370 पे आप लोग कहाँ थे आज, अब तो इस तरह की बातें आपस में हुई होंगी। खड़गे जी ने सुना है जो सूत्रों से कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तमाम सारी बातें बताई कि आपकी ये बयान है, आप राजस्थान में जाके हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्ट कहते हो, हमसे समर्थन मांग रहे हो, वो भी गन पॉइंट पे। ये कल की बैठक में ये सब चीज़ें हुई एक दूसरे के से जो गिले शिकवे, ममता जी ने भी कुछ कहा होगा। तो कल गिला शिकवा दूर वाली बैठक थी और उसके बाद एक कंसेंसस ये बना कि हम सब एक साथ रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे और आपस में जो है तय कर लेंगे कैसे लड़ना। कल रोका हुआ, कल भड़ास निकली, कल गिले शिकवे आपस में साझा किए गए। जयदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भविष्य देख पा रहे हैं इतने कुछ सुनने के बाद, इतने अखबारों को पढ़ने के बाद? क्या वाकई में, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 बड़ी खबरें, मोदी का यूएस दौरा और ये दोनों को अगर आप देखें तो कौन सा पलड़ा आपको आज मजबूत दिखाई देता है आज की तारीख में 24 जून को? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो विपक्ष की एकता है, ये कोई उत्साह से लबरेज उत्सव नहीं है, ये मजबूरी का बेमेल विवाह है। और जो विनोद जी कह रहे हैं रोका हुआ है, तो ये रोका लव मैरिज की वजह से तो नहीं हुआ है कि दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हैं और घर के बड़ों से जिद कर रहे हैं कि हमारी शादी करवा दो। यहाँ तो उल्टा है, बड़े कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो ये शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो काम चलेगा नहीं आगे। तो ये रोका जो है ये बेमेल विवाह वाला रोका है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कभी कोई और ये मैं भी मानूंगा कि हम बहुत समय से देख रहे थे कि एकता की बात हो रही है, एक मंच पे तो आए, एक साथ पत्रकार वार्ता तो की और एक ही फूफा नाराज हुआ, ये भी उपलब्धि है इस बैठक की। 2-3-4 नाराज हो जाते, नहीं आते, तो ये भी एक ही फूफा नाराज हुआ। लेकिन ये मजबूरी का बेमेल विवाह है, क्योंकि सामने चुनौती बहुत बड़ी है पहाड़ से। और जो आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में किसका पलड़ा भारी है, निसंदेह नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी है। इसीलिए तो दूसरे पलड़े को भारी करने की कोशिश की जा रही है। अकेले अकेले तो तराजू में सबने खुद को तौल देख लिया, उन्होंने देख लिया कि तौल तो सामने वाले की भारी है, इसमें और बाट रखने पड़ेंगे, वजन रखने पड़ेंगे, तो सारे वजन मिलके क्या सामने वाले के पलड़े को झुका पाएंगे? सवाल तो यही है। अभी तो खुद की तौल नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले का पलड़ा भारी है ही, 9 साल से भारी है, और अकेले अकेले सबने अपने अपने बाट उस तराजू में रखकर देख लिए हैं, कोई भी नहीं हरा पाया। क्या सारे बाट मिलकर इतना बड़ा वजन बना पाएंगे? उसमें मेरे 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सुमित। अगर ये सारी एकता सिर्फ इसलिए कि मोदी हराओ और आप मोदी जी को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और उस वजह से आप जीत जाएंगे, नहीं होगा। जो हर्षवर्धन कह रहे थे मैं इससे सहमत हूँ कि आप कोई मुद्दा नहीं लाएंगे तो इस विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। विपक्षी एकता किस मुद्दे पर है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कहते हैं कि मोदी हराओ, नहीं चलेगा। आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, नहीं चलेगा। लोग कहेंगे यार हम वोट दे रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनावों में मशीनें लगी हैं, वीवीपैट में देखा जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के वो दृश्य जब बूथ लूट लिए जाते थे वो इतिहास की बात हो चुकी है। उसके बाद भी आप अगर लोकतंत्र को ही गाली देकर अपनी विपक्षी एकता करना चाहते, नहीं चलेगा। आप देश में खड़े होकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आप अमेरिका की धरती पर, ब्रिटेन की धरती पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, तो इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों को, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पंकज जी ठीक कह रहे थे, जो दल आज सत्ता में है कल वो विपक्ष में हो सकता है, जो विपक्ष में वो चाहे गठजोड़ करके ही आ जाएं। कितने उदाहरण विनोद जी ने दिए, गठजोड़ की सरकारें इस देश में चलिए, कम से कम इस देश को
बदनाम मत कीजिए, इस देश के लोकतंत्र को बदनाम मत कीजिए। अपने मुद्दों पर लड़िए, जनता के विकास के लिए लड़िए, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे उठाइए। जनता वाकई अगर त्रस्त है तो उस जनता का हाथ पकड़ के कहिए कि हम तुम्हारे को इस परेशानी से निजात दिलाएंगे और दूर ले जाएंगे। वोट लीजिए ना। उसी देश में जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसी देश में जिसमें आप रंक से राजा बन गए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, उस देश में आप कहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खराब है। ये मुझे एक पत्रकार के रूप में और एक नागरिक के रूप में बहुत खराब लगता है। चलिए मैं इस पर काउंटर लूंगा, लेकिन प्रवीण मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, प्रवीण की राय भी इम्पोर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश यात्रा रही, यूएस की यात्रा रही, उसकी वजह से, उसकी जो सफलता रही, जिस तरीके से उनको वेलकम मिला, जिस तरीके से उनको भारतीयों का सम्मान वहाँ पर हुआ, आपको लगता है कि विपक्ष की ये बैठक जो थी वो बहुत छोटी साबित हो गई, टाइमिंग गलत हो गई, इम्पोर्टेंस कम हो गई? आप कितना भी कह लीजिए, और उसके ऊपर से अरविंद केजरीवाल का मुजम्मा फूफा बन गए, जो बात विनोद जी कह रहे थे उसने, और गलत वजहों से इस विपक्ष की बैठक की हवा निकाल दी। सबसे पहली आपके सवाल का जवाब एक लाइन में, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि अपोजिशन की ये बैठक जो है वो बहुत फीकी पड़ गई, ये कहना तो गलत होगा। और प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है वो सारे देशवासियों को गौरवान्वित कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। वो जब जाते हैं तो कांग्रेस को कर रहा है। कांग्रेस के लोगों ने जो ट्वीट किया, सारे देशवासियों में कांग्रेस भी तो आती है, क्या उनको भी गौरवान्वित फील कर रहा है? देखिए, पॉलिटिकल कार्यकर्ता और देशवासी में एक फ़र्क होता है, और किसी भी विचारधारा के प्रति समर्पण और देश का नागरिक होने में भी फ़र्क होता है। तो ये तो बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि देश, और हो सकता है कि कांग्रेस में कई लोग हों जो पसंद करते हो प्रधानमंत्री मोदी को, इसको कौन इनकार कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल बाध्यता अलग चीज़ होती है। कई लोग हैं जो हो सकता है और दूसरे दलों के नेताओं को पसंद करते हो। कल हम आप बात कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव बहुत दिन में बोले, उनकी पॉलिटिक्स को लेकर, उन पर लगे करप्शन के जो आरोप थे, तो खैर सज़ा भोग रहे हैं, दोषी हैं उसके। इन सारी चीज़ों, या अवधेश जी ने पूरा उसकी डिटेलिंग भी दी है, इन चीज़ों को लेकर उनसे कितनी नाराज़गियाँ, या उनको एक कितना ख़राब राजनेता कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कल बेसब्री से इंतजार हो रहा था कब बोलेंगे, बहुत दिन से नहीं बोले। जब बोले तो लोगों ने, मनोरंजन हर एक की अपनी एक यूएसपी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये कहना कि कहीं ये फीकी तो नहीं हो गई, इसका गलत टाइमिंग, इसका मकसद ये है भी नहीं कि आप उसके पैरेलल अपने कद को बढ़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा जी ने शुरुआत में ये बात कह दी कि आज अगर अखबार के पन्नों पर शुरुआत में आपको अपोजिशन की इस खबर के, या आप कल कवरेज करते रहे, या तमाम टीवी चैनल दोनों चीज़ों का कवरेज बराबर से करते रहे, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये विपक्ष की तैयारियां हो रही हैं, इसको हल्के में नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी को परेशान होना चाहिए? 17 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आ गई हैं, चुनाव में 9-10 महीने का वक्त बाकी है, 450 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है। क्या बीजेपी को इससे परेशान होना चाहिए? मैं इसको शतरंज के खेल की तरह देखता हूँ, राजनीति उससे बहुत जुड़ा हुआ है। जितनी परेशानी एक चाल के बाद में दूसरे अपोनेंट को होती है, या वो 4 चालें आगे सोचकर जितना परेशान, अगर उसको आप परेशानी कहते हैं, आप स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, आप उसको मंथन भी कह सकते हैं, आप उसको चिंतन भी कह सकते हैं। आप ये सोचें कि विपक्ष के एकजुट होने के बाद में बीजेपी बिल्कुल रिलैक्स है, उसको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे बयान देख लीजिए। गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं। उस पर टिप्पणी करना, अपोजिशन की इस बैठक पर कोई भी कुछ टिप्पणी करता है, इसका अर्थ है कि उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। बीजेपी इसको ऐसे हल्के में नहीं ले रही है कि ये सारे एक जगह पर एकजुट हो गए हैं तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल एक हीरो निकल कर आया, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कहा जा रहा था अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने राज्य में कुछ नहीं कर पा रहे, कहाँ घूम घूम के ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक जगह पर ले आए, उन्होंने एक जगह पर बैठा दिया सबको। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का साथ में बैठना, बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आ गए, पहले तो ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो आ गए वहाँ पर, मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, माफ़ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन मीटिंग में वो जब बैठ गए तो वो भी एक सफलता के तौर पर है। अब शिमला में क्या होगा, और मान लीजिए चलिए इनमें से कुछ और लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसके बावजूद कुछ लोग मिलकर लड़ते हैं, और इसमें अलग अलग जगह पर कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है। भी आ सकते हैं, हाँ, कुछ नए भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी ये जितने आए उतने ही रहेंगे। उसमें एक छोटा कुछ जा भी रहे, कुछ आ भी रहे। एक छोटा सा पॉइंट जो विनोद जी कह रहे थे और आपने बोला था, अंतर्द्वंद जो होता है पार्टियों के बीच में, आप देखिए ना, नीतीश और लालू साथ में बैठकर बिल्कुल मजबूत, ऐसा लग रहा था कि यही दोनों हो, उनसे ज़्यादा विरोध किसके बीच में रहा है और उनसे ज़्यादा दोस्ती किसके बीच में रही है। तो जब ये हो सकता है तो भारतीय राजनीति में कुछ और बहुत सारे उदाहरण विनोद जी ने दे दिए। इसमें हम लोगों को थोड़ा, अगर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए तो मायावती जी के मूव्स देखने चाहिए। मायावती ने अपनी जो बैठक में जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें कांग्रेस पार्टी की आलोचना उन्होंने एक लाइन की भी नहीं की, जो हमेशा करती हैं, कभी बीजेपी कांग्रेस दोनों की करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं की।
और उन्होंने जिस दिन बैठक के दिन एक संदेश भी दिया कि हाथी मिलने से कुछ नहीं होता, दिल भी मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है शिमला की बैठक में बीएसपी शामिल हो जाए, हो सकता है, मतलब होगा कि नहीं होगा मैंने। तो इस तरह कई लोग जो है कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी अगर मसला नहीं सुलझा तो ना जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया अब चलेगी। बीजेपी मुझे लगता है इस पर ओवर रिएक्ट कर रही है। अच्छा, क्योंकि अमित शाह जी भी बोल रहे हैं, नड्डा जी का कल भाषण सुना तो पहली बार मैंने नड्डा जी को इतने जोश और खरोश में बोलते हुए सुना कि वो नीतीश कुमार जो 20 महीने जेल में रहे, वो लालू यादव, मतलब आमतौर पर नड्डा जी की शैली नहीं है, बहुत शालीनता के साथ बोलते हैं। कल जितने एकदम एग्रेसिव अंदाज बोल रहे थे, और उधर अमित शाह जी वहाँ जम्मू कश्मीर में थे, स्मृति ईरानी जी आई, 2 बार उन्होंने, इनको बोलना नहीं चाहिए था, रिएक्ट नहीं करना था। एक आध बयान देके खत्म कर देना चाहिए इसको, हर मुझे लगता है। ठीक है अवधेश जी, क्या ये बीजेपी ज्यादा तवज्जो दे रही है या बीजेपी परेशान हो गई है? अमित शाह रिएक्ट कर रहे हैं रैलियों में, नड्डा जी रिएक्ट कर रहे हैं, स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या बीजेपी वाकई में परेशान हो गई है 15-17 पार्टियों को एक साथ देखकर? देखिए, कई आपका सवाल तो है, लेकिन यहाँ कई प्रश्न उठे हैं। पहली बार तो चूंकि इस देश में लोकतंत्र था तो मेरा रिएक्शन वहीं तक था। हाँ। देखिए, आपका पहला जो प्रश्न है वो ये है कि क्या अमेरिका में नरेंद्र मोदी की यात्रा, उससे हुई जो फलश्रुतियाँ हैं, जो फलितार्थ हमारे सामने है, जो विश्व में उसके संदेश गए हैं, भारत में संदेश है, भारत के भविष्य की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से जो कुछ भी वहाँ एक आधार भूमि बनी है, उसकी तुलना इस समय जो विपक्ष पटना में बैठा था शायद विपक्ष का हो गया। देखिए, इसको दोनों की तुलना एक ही दृष्टि से हो सकती है कि एक व्यक्ति जो इस समय इस संकल्प के साथ चला है कि मैं अपने जीवन काल में अगले 50 और 100 साल तक के लिए भारत को एक विश्व की प्रभावी आदर्श महाशक्ति बना के खड़ा करूंगा, और उसके लिए अमेरिका जैसे देशों के साथ हमारी अपनी शर्तों पर, क्योंकि मैं सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने अपने इतिहास में पहली बार बिना शर्तों पर भारत के साथ अनेक साझेदारियां की है। जापान और जर्मनी जैसे देशों के साथ उसके जो साझेदारियां थी अनुबंध आधारित थी कि आपको अपना मिलिट्री खड़ा नहीं करना है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एशिया पैसिफिक की भारत के साथ वो कोई शर्त नहीं है। जो अमेरिका करगिल के समय, आपको याद है, जीपीएस देने के लिए तैयार नहीं था, हमारे साथ अंतरिक्ष में समझौता कर रहा है। तो ये एक आदमी वहां गया है जिससे 100 वर्ष की आधार भूमि बनी है। दुनिया में एक संदेश गया है कि यद्यपि हम अभी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर अमेरिका चीन के मुकाबले नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मविश्वास, संकल्प है, विश्व को लेकर जो हमारी विचारधारा है, और साथ ही साथ जो कल्पना है आर्थिक, सामरिक, और साथ साथ जो अध्यात्म संस्कृति की जो ताकत है, उसमें विश्व को जोड़ने की क्षमता भारत में है। तो वो एक आधार भूमि वहां से बनी है, और उस ढंग का संदेश भी आया है, ठोस समझौते भी। तो वहां इतनी बड़ी सफलता, वहां इतना बड़ा कामयाबी, और यहाँ पे उसी व्यक्ति के खिलाफ मोर्चाबंदी। तो दूसरी बात यह है कि इस देश के विपक्षी नेताओं की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी पटना में बैठने के बाद, कि अंदर राजनीतिक रूप से लड़ो, लेकिन भारत की सफलता हुई है तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करो, एक पंक्ति के क्या कि मोदी जी अमेरिका में जो पाए हैं भारत, उससे हम सब बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं। मोदी जी नहीं, भारत ने जो पाया है। मोदी जी की बात अलग है। इस समय अगर अमेरिका कह रहा है ऐसा करते तो चुनावी मकसद ही फेल हो जाता। हिंद प्रशांत की सुरक्षा भारत की जिम्मे है। हमारे जो डिफेंस के केवल वो नहीं कि हम पैक्ट कर रहे हैं, जो हमारे अड्डे हैं उसका उपयोग भारत कर सकता है, उसमें जा सकता है आवश्यकता होने पर, वहां तेल भर सकता है, इसके सैनिक वहां आराम कर सकते हैं, वहां से अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है वो ले सकता है। इस प्रकार के समझौते अमेरिका किसके साथ किया है बिना शर्तों पर? तो ये जो इतनी बड़ी भारत की हैसियत दुनिया में बनी है, और वो एक दिन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई भी कल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो पहली आवश्यकता है कि देश की एकता इस समय। इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। मैं लूंगा, मैं आता हूं, काउंटर पॉइंट लेता हूं पूर्णिमा जी से। विपक्ष को स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था, सब एक साथ एक मंच पे थे, कि भारत की जो कामयाबी हुई अमेरिका में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि यह संभव था? इस पे सोचा भी गया होगा उस बैठक में? नहीं, सबसे पहले तो इन्होंने जो कहा कि अपनी शर्तों पे भारत अमेरिका के साथ बात कर रहा है और समझौते हो रहे हैं, तो अवधेश जी भूल गए हैं शायद, भारत का और अमेरिका का हमेशा जो रिश्ता रहा है वो भारत ने अपने हितों को देख के अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे किया है। आप 71 के बाद की इंदिरा गांधी की विजिट अगर आपको याद हो, आप
हो सकता है उस वक्त बहुत छोटे रहे हों, छोटे तो हम भी थे, लेकिन याद है हमें फिर भी कि वो निक्सन जिसने 7वां बेड़ा भेजा था और भारत को धमका रहा था, वो निक्सन मजबूर हो गए थे इंदिरा गांधी को रिसीव करने के लिए, और जो राउजिंग रिसेप्शन इंदिरा गांधी को वहां मिला था अभूतपूर्व था। मनमोहन सिंह के ज़माने में हो चाहे अभी हाल में, भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति अपने हितों को देखते हुए अनकंडीशनल देशों के साथ समझौते किए हैं। रूस, भारत पे बहुत दबाव पड़ा कि आप रूस से तेल ना ले, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी। तो चाहे सरकारें कोई भी रही हो, जहां विदेश नीति का सवाल है, भारत ने हमेशा अपने हितों को देख के ही फैसले लिए। जो काम पहले से प्रधानमंत्री करते आ रहे थे उसी रास्ते पर मोदी जी चले। ट्रेडिशन रहा है, मोदी जी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमको इस बात पे बहुत गर्व है। यात्रा को सफल कहेंगी, अमेरिका यात्रा को प्राइम मिनिस्टर यात्रा की? तो बिल्कुल सफल रही, उसमें तो स्टेटमेंट आना चाहिए था विपक्ष की बैठक से, जो बात अवधेश जी ने उठाई एक इंटरेस्टिंग चीज है। विपक्ष की बैठक में उनको क्या करना है या नहीं करना है, ये हम पत्रकार डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, हम उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। एजेंडा उनका है, वो क्या करेंगे वो जाने। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शंस की बात जो आपने कही, ये जो हिपोक्रेसी है ना भारत के बुद्धिजीवी की और पत्रकार, इधर देखिए, नहीं सुनिए, ये जो हिपोक्रेसी है यही ना कि वहां तक तो मैं इंदिरा जी पर भी बोल सकता हूं। प्रधान इंदिरा गांधी ने नेहरू जी की नीतियों को ध्वस्त कर दिया इस देश में। नेहरू जी न्यूक्लियर विस्फोट नहीं चाहते थे, इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर विस्फोट किया। नेहरू जी सिक्किम को मिलाना नहीं चाहते थे, इंदिरा गांधी ने सिक्किम को मिला लिया। नेहरू जी की नीतियों को नेहरू जी कभी बैंकों का सुनिए नेशनलाइजेशन नहीं करते थे। तो मैं उस पर तो डिबेट करता चला जाऊं, इसीलिए इधर आइए, उस पर जाऊंगा, इधर आइए, अमेरिका पे आइए। मेरा कहना यह है कि इस देश के पत्रकार बुद्धिजीवी अगर कहेंगे कि उनको मैं कैसे डिक्टेट कर सकता हूं, बीजेपी को डिक्टेट कर सकता हूं, क्योंकि वो तो फासिस्ट है, संविधान की उड़ा रहा है। आपने पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं आप ही की बात पे चर्चा कर रहा हूं। ये जो बातें हो रही है, नहीं मैं ये कह रहा हूं, ये जो बोल रही है ये तथ्यात्मक रूप से गलत है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के संदर्भ में उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया है जो नॉन अलाइंड के समय में इंदिरा गांधी या उसके बाद की सरकार ने बढ़ाया। नरसिंहा राव ने जो पॉलिसी चेंज किया इस देश में, क्योंकि उस समय की पॉलिसी के अनुसार अमेरिका हमारा विरोधी, पूरा पश्चिम यूरोप विरोधी, साउथ ईस्ट एशियन विरोधी, नरेंद्र मोदी ने पूरा एक रेडिकल चेंज जो है। तो क्या मोदी जी नरसिम्हा राव के रास्ते पे चल रहे हैं? मोदी जी नरसिम्हा राव के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, इंदिरा गांधी पे ना चल गए। नरसिंहा राव के रास्ते पर अर्थनीति, विदेश नीति सब पर जो है, जब भारत का पूरा पॉलिसी चेंज था, प्राइम मिनिस्टर बने, सुनिए तो एक पूर्जा रखा हुआ था कि न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी चल रही है, आपको पीछे नहीं हटना है 13 दिन पर। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जब पीछे हट गई, अटल जी अगली बार बने हैं, तो नरसिंहा राव ने उनका हाथ पकड़ा राष्ट्रपति भवन में और ले गया कि अब चाहे सरकार रहे या जाए यही समय है, और अटल जी ने किया। नरसिंहा राव के कंट्रीब्यूशन तो कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है। पूर्णिमा जी, पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी के जमाने में हो चुका था। तो मैं बोल दिया, मैंने बोल दिया, कर दिया। इन कंटिन्यूएशन अगर कोई पॉलिसी चल रही है और सारे प्रधानमंत्री एक देश हित को देख के काम कर रहे हैं, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कैसे ऑब्जेक्शन नहीं है? आर वेंकट रमन ने अपनी पुस्तक में बोलने दीजिए ना, अवधेश बाबू 7 आदमी है, बोलने दीजिए ना, आप यू मेड योर पॉइंट। हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं। हमारा काम वो क्या कर रहे हैं उस पर टिप्पणी करना हो सकता है, उनको क्या करना है हम ये डिक्टेट उनको नहीं करना चाहते हैं और ना हमें करना चाहिए। अभी कॉन्ट्रडिक्शंस की बात हो रही थी, तो कॉन्ट्रडिक्शंस तो इस देश की खूबसूरती है। उस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ ही सिस्टम मैनेज करना ये एक अच्छे प्रजातंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू है। उस कॉन्ट्रडिक्शन को आप चाहेंगे तो आउट कर देंगे। हमारा काम बताना भी है कि आपका क्या सही और गलत है। डिक्टेट जरा कठिन शब्द है, लेकिन हमको देश हित में लगता है तो हम उसके लिए डिक्टेट करेंगे। अवधेश जी, आपकी बात है, विनोद जी कुछ बोलिए। मैं अवधेश जी की बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि विपक्ष को नरेंद्र मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा है उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मनमोहन सिंह ने 1-2-3 न्यूक्लियर डील करके की थी अमेरिका के साथ। उतना बड़ा ऐतिहासिक डील जो है अभी तक नहीं हुई है, और उस पर पूरा विपक्ष और इंक्लूडिंग सहयोगी दल वाम वो मनमोहन सिंह की सरकार की बलि लेने पर तैयार हो गए थे। तो उस वक्त भी विपक्ष को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि उस डील का समर्थन करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि ये देश हित में है। वो भी देश हित में डील हुई थी, आज हम न्यूक्लियर क्लब के मेंबर हैं तो उसी डील की वजह से हैं, और 9 साल में अभी तक NSG की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी है। अगर अमेरिका हमारा इतना बड़ा हित चिंतक है तो मोदी जी को इस दौरे में इस पर भी जोर देना चाहिए था कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मीटिंग बुलाइए और भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनाइए। हर्षवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपकी टर्न जी। पंकज जी, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा विश्लेषण का जो तरीका है वो एक बड़ा है कि अगर
कोई नीति होती है तो कहेंगे नेहरू जी ने किया था। अरे भाई, नेहरू जी का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था उसको समझिए। गांव घर में कुछ बड़े जमींदार होते हैं, वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, वो तय करते हैं कि क्या होगा, पंचायत होती है। और कुछ बेचारे होते हैं जो लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो उनमें से एक कोई कहता है कि अच्छा, जो लड़ने की क्षमता नहीं रखने वाले हैं हम उनके साथ रहेंगे, भाई देखो हमसे मत कुछ करो, बस हम किसी के साथ नहीं खड़े। तो ये है नॉन अलाइनमेंट। और मोदी जी अब ठीक है, अब हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर इतना परेशान कर गया, एक लाइन मेरी इतनी परेशान कर गई, मैं चुप हो जाता हूँ। 167-160 देश जो नॉन अलाइनमेंट के मेंबर थे, नेहरू जी के समय जिसमें मिस्र, नेहरू, नासिर, टीटो, सुकार्नो और बिशप मकारियस 5 लोग थे जिन्होंने ये बनाया था। उसके बाद दुनिया के लगभग हर वो देश उसमें जुड़ा, क्यूबा तक जुड़ गया था जो सोवियत ब्लॉक का देश था, है पूरा थर्ड वर्ल्ड जुड़ा, और एक ब्लॉक खड़ा हो गया कोल्ड वॉर में, जिसने कोल्ड वॉर को के बीच में बफर का काम किया। उसको आप बेचारा बता रहे हो, उसकी तुलना, मतलब ये तो मतलब मुझे थोड़ा सा देखिए, मैंने कहा था ना सुमित जी, उनके पास माइक नहीं जाना कि नहीं, मैं तो चुप हो गया, मेरे पास माइक था, फिर भी मैं यही चुप रहूंगा। जब बने बनाए विश्लेषण ध्वस्त होते हैं तो ऐसा ही होता है जैसा अभी विनोद जी ने किया। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई और उसके बीच में वो पता नहीं किसका किसका नाम लेके आ गए। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि उस वक्त देश नहीं जुड़े थे। तय कौन करता था? दुनिया जो तय करने वाले देश थे, और दुनिया जिस तरह से तय होती थी उसमें भारत की भूमिका शून्य थी। किसी भी बड़े मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट। नहीं सुमित जी, मैं बोलूं या यही लोग बोलेंगे? अगर कहें तो मैं चुप हो जाता हूं। देखिए, मैं चुप हो जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं पीड़ा बढ़ जाती है, मैं जानता हूं बड़ा गहरा लग रहा है। यही विश्लेषण करते इतने साल इनके बीत गए। यू हैव योर टाइम, बोलिए ना। अरे चुप रहेंगे तब ना, अगर मेरे बीच में बोलेंगे। अच्छा, बोल लेंगे। पंकज जी, मैं आऊंगा, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, आपके पास टाइम। सर मैं बोलूं? जी जी बोलिए। फिर से बीच में ये लोग नहीं बोलेंगे, पीड़ा इनकी नहीं बढ़ेगी, परेशान नहीं होंगे। जी जी जी, चलिए, जब मैं कह रहा हूं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब उन देशों का समूह जिसकी नेहरू जी बात करते हैं गुट निरपेक्ष, गुट बनाने की ताकत नहीं थी। फिर से दोहरा रहा हूं, और जब हम कहते हैं गुट बनाने की ताकत नहीं, तो ऐसा कोई उदाहरण अगर कोई बताएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का एक बड़ा रेजोल्यूशन बता दीजिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लोगों ने करा दिया हो, एक बड़ा रेजोल्यूशन। दूसरी बात, जिसकी बात हो रही है, कुछ लोग इंदिरा जी से तुलना करते हैं, और अभी मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। अभी पूर्णिमा जी ने बताया, मुझे तो लगा कि अभी इन्होंने कहा कि अवधेश जी भी नहीं पैदा हुए, तो मैं तो 71 में नहीं पैदा हुआ था, तो मुझे तो लगा नहीं, उन्होंने अवधेश जी को भी कह दिया, पता नहीं उम्र ज्यादा होने पे दूसरी तरह से देखना होता। मैं पूर्णिमा जी मैं बोल लूं, ठीक है बोलिए। देखिए, जब आप जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं, रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक वेट कराया था। और मैं जिक्र करता हूं, जिसका सबसे ज्यादा भरोसा उस वर्ग को होता है, बीबीसी की रिपोर्ट पढ़िए, और बीबीसी में भी रेहान फजल की रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने कहा 45 मिनट तक, और 45 मिनट निक्सन कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी को वेट करना पड़ा। उस समय से तुलना आप ये कर रही हैं, और मैं भी मानता हूं कि इंदिरा गांधी इस देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन जब आप तुलना करते हैं तो फैक्ट दुरुस्त करना पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोग ये कह रहे हैं, दो तरह के उदाहरण दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि भाई देखो, हम अमेरिका के पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे भैया, कोई तो ऐसा अवसर बताओ कि जब भारत के संबंध अमेरिका और रशिया से एक बराबर रहे हों। जब 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया और रूस ने रोका, तो रूस से हमारे संबंध अच्छे थे। आज रूस से भी हमारे संबंध उतने अच्छे हैं, अमेरिका से भी हमारे संबंध उतने अच्छे हैं। और तो और, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, सारी जिंदगी यासिर अराफात करके रह गए। मिला क्या इजराइल और फिलिस्तीन से, सिवाय इसके कि सेव फिलिस्तीन का बैनर लेके जंतर मंतर से लेके देश के हर शहर में और जेएनयू तक बैनर उठाए घूमते रहे? मिला क्या? आज टेक्नोलॉजी से लेकर हर तरह के समझौते हमारे साथ इजराइल के साथ है। आज हम इक्विलिब्रियम का काम कर रहे हैं। आज इजराइल फिलिस्तीन ही नहीं, दुनिया का हर देश चाहता है कि भारत का प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, तो उसके साथ हम कैसे व्यवहार करेंगे, जैसे दुनिया के बड़े देश के साथ करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं,
ये दुनिया की दोनों डेमोक्रेसी जो मिली हैं, दुनिया के डिक्टेटरशिप और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ इससे बड़ा गठजोड़ नहीं हो सकता। दोनों के अपने हित हैं, दोनों की अपने शर्तें हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। पंकज जी, अब आप बोलिए, यू हैव फुल पॉइंट टू काउंटर हिम। आपने उन्होंने कहा गुट निरपेक्ष इसलिए बना कि हमारे पास ताकत नहीं थी कुछ और गुट बनाने की, तो गुट निरपेक्ष बना लिया। अब इस समझ के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं सर, कहिए आप। नहीं, कोई लच्छेदार बात क्यों करते हैं? कोई तथ्य के साथ बताइए ना। कुछ कहने से फायदा ही नहीं है। अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन कुछ भी नहीं था और वो खाली उन लोगों की एक पेशकश थी जो अपना गुट नहीं बना सकते थे, तो इतने सारे देश इकट्ठे जब हुए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी अपनी किस्म का एक गुट था या नहीं था? तो आप अतिसामान्यीकरण करें किसी चीज का और कहें कि भारत की भूमिका दुनिया में शून्य थी। फैक्ट नहीं, कोई तो लच्छेदार बात से आगे बढ़िए। अगर ये समझ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कुछ था ही नहीं, अगर ये समझ है कि भारत की भूमिका दुनिया में उस वक्त शून्य थी, ये भी एक विचार जी, क्या गुट निरपेक्षता कुछ नहीं था, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये भी एक विचार। ये विचार शून्यता है। तो ठीक है, ये विचार शून्यता है, ये विचार नहीं है, ये विचार शून्यता है। एक बात, ये कुविचार है। एक बात बताइए, फांसीवाद है पंकज जी। पंकज शर्मा जो कर रहे हैं फांसीवाद है। एक मिनट, ये फांसीवाद है, इनके अलावा किसी और का विचार नहीं है। जो आप कर रहे थे वो फांसीवाद है। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार, जो आप कर रहे थे वो फांसीवाद है। जनता आपकी आदत है दूसरों की आवाज को कुचलना। ठीक है, मैं पंकज जी, जो बात अवधेश जी ने कही, जो बात पंकज जी ने जिसको एंडोर्स भी किया, कि क्या कल पटना के मंच से विदेश यात्रा की सफलता को लेकर भी स्टेटमेंट आना चाहिए था? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि इस विदेश यात्रा से भारत को कुछ नहीं मिला है। कैसे कह सकते हैं आप? ये स्टेट गेस्ट का जो सम्मान है, ये किस कीमत पे भारत ने पाया है आपको पता है? $3 बिलियन के जो ड्रोन खरीदे गए, जो ड्रोन अमेरिका की सेना खरीदती है 56-57 मिलियन डॉलर का एक, वो भारत को मिला है $110 मिलियन में एक। 25,000 करोड़ रुपए के ड्रोन खरीद के ये स्टेट गेस्ट की पगड़ी पहनी गई। क्या मिला है भारत को, आप बताइए? जो बाकी समझौते हुए, सेमी कंडक्टर्स को लेकर समझौते हुए, कॉन्सुलेट्स खुलने को लेकर, जनता के वीजा को लेकर जो आसान प्रक्रिया की गई, सेमी कंडक्टर को लेकर जो समझौता हुआ वो क्या कोई एहसान है? भारत की क्षमता है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी का नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास नहीं, क्या कह रहे हैं? काउंटर करना चाह रहे हैं आपकी बात, बताइए, काउंटर करिए ना। पंकज जी, जिस तरह से रफाल विमान दुगनी तिगुनी कीमत पे खरीदे गए, उस तरह ये ड्रोन दुगनी कीमत पे खरीदे गए। अमेरिका की सेना का बिल है, जिस कंपनी से खरीदे हैं, अमेरिकी सेना को उसने क्या भाव दिए और भारत को क्या भाव मिले हैं, इस पर बात करिए ना। जी, अब बोलिए। देखिए पंकज जी हमारे अति वरिष्ठ हैं, मैं इनका पूर्ण सम्मान करता हूं। पहले आपने नाराज कर दिया, आप अति वरिष्ठ। नहीं, नाराज तो होना चाहिए, जब तथ्य नहीं होगा तो नाराज होंगे ही। लेकिन जब ये कहते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी मैं लगातार टीवी की बहस में था तो कांग्रेसी प्रवक्ता से अलावा सारे गैर भाजपाई प्रवक्ता एक बात कह रहे हैं, कह रहे आप ज्वेलरी की दुकान में भी जरा बढ़िया सोना खरीदने जाते हैं तो देखिए वो आपको चाय भी पिलाता है, कई बार तो रसमलाई भी खिलाता है। अरे भैया, ज्वेलरी की दुकान पे उतने गहने खरीदने जाता कौन है? बड़ा आदमी जाता है ना। अमेरिका की दुकान पे बड़ा आदमी गया है ना। और जिसको कह रहे हैं कि $3 बिलियन, अब पता नहीं अमेरिकी सेना के इनवॉइस अगर इधर कांग्रेस कार्यालय में आने लगे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो इंदिरा जी डील करती थी, या नेहरू जी डील करते थे, या राजीव जी डील करते थे, इस देश की सुरक्षा के लिए देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने जो डिफेंस डील की है वो इस देश के लिए क्या है, हमें उन सब पर अभिमान है। और जो इसको सौदेबाजी करते हैं, ये शर्मनाक और स्तरहीन बयान है कि आप देश के लिए, सुरक्षा के लिए किए जाने वाले सौदों को आप जोड़ते हैं कि ये वो। दूसरा, स्टेट विजिट अगर ऐसे मिलती तो क्यों नहीं सब थोड़ा सौदेबाजी कर करके ही कर लेते? इसके पहले तो इस तरह से नहीं हो पाया, और करने की कोशिश ऐसा तो नहीं कि नहीं हुई होगी। और सबसे बड़ी बात, हम इन सारी चीजों को हटा देते हैं, वो लोग जो 80 के दशक में, 89 के बाद जिस तरह से थिएनआनमेन चौक हुआ, उसके बावजूद चाइना में अमेरिकी कंपनियां क्यों गई थी पता है? उनको लगा कि हमारी कंपनियां बाजार सर्वाइवल होगा। आज अगर अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी सरकार से इतर भारत दिख रहा है तो यह भारत की ताकत है। और समझ लीजिए, ये पीएम ने कांग्रेस में बोला, ज्वाइंट जो सेशन था उसमें बोला, और बाहर भी बोला, अलग से नहीं बोला, छिपा के नहीं कहा था। क्या कहा
ये समय है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ को प्रोडक्शन का। अरे भैया, इसके पहले तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वही नहीं होती थी, चीजें ही नहीं थी। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम राफेल में हुआ कि हमने कहा हम लेंगे, इसके बाद हम खुद बनाएंगे। अभी हमने 300 से ज्यादा आइटम डिफेंस के उसको बैंड लिस्ट में डाल दिया कि इंपोर्ट नहीं करेंगे। किसी सरकार ने नहीं किया था, किसी पत्रकार के मुंह से, किसी विश्लेषक के मुंह से ये बातें नहीं निकलती। देश के लोगों को समझ में नहीं आता कि आप कहां पहुंच गए और किसकी बात लेकर बैठे हुए हैं। उसके बाद एक भी तथ्य आपको नहीं पता है और आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये कुछ था ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई एक तथ्य बताइए, मैं सुनना चाहूंगा। चलिए, मैं वापस लौटता हूं और इस बार विपक्ष की बैठक पे आता हूं। अवधेश जी, सवाल मेरा आपसे है, और वो इसलिए भी है कि आज से करीब 40-45 साल पहले इसी पटना में जेपी के वक्त में सब लोग इकट्ठा हुए थे। तब इंदिरा गांधी को हटाना था, तब कांग्रेस को कमज़ोर करना था। आज उसी पटना में सब इकट्ठा होते हैं, आज भाजपा को हटाना है क्योंकि भाजपा मजबूत है। तब कांग्रेस का विरोध हो रहा था, आज कांग्रेस की अगुवाई में बैठक हो रही है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, आप अगर इन 40-45 सालों का सफ़र देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो बीजेपी के जो साथी रहे वो अब कांग्रेस के साथी हो गए हैं। आज देखिए, उस मंच पे उद्धव ठाकरे भी बैठे हुए थे, उस मंच पे नीतीश कुमार भी थे, उस मंच पे महबूबा मुफ्ती भी थी, उस मंच पे उमर अब्दुल्ला भी थे। ये तमाम पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन में अलग अलग वक्त पे रह चुकी हैं। आपको लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा एक्सेप्टेबल अब कांग्रेस पार्टी होती जा रही है? ये ऐसा क्यों हुआ? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए सुमित जी, हम सब ने पहले भी चर्चा की है कि भारत की राजनीति में गठबंधन का दौर भारतीय राजनीति के वैचारिक विखंडन का भी, उसके आधार पर पॉलिटिकल विखंडन का भी, और अदूरदर्शी नेताओं के उत्पत्ति के कारण हुई थी। वो भारत की राजनीति का सहज स्वरूप नहीं रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग उसके तर्क देते रहे हैं। और भारत में तभी कोई सरकार गठबंधन की स्थिर रही है जब कोई एक मजबूत पार्टी के हाथ में नेतृत्व रहा है। जहाँ तक 1974-77 का सवाल है, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि आपातकाल के विरुद्ध एक दूसरे के धूर विरोधी नेता भी जेल में थे, और जेल के कारण उनके बीच जो आपस के संवाद हुए, उन संवाद से एक विश्वास पैदा हुआ था। और उस समय जयप्रकाश नारायण जैसा गैर दलीय, जो गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप संपूर्ण जीवन ग्राम स्वराज, ग्राम दान, भूदान में अपना जीवन लगा दिया था, वैसा एक व्यक्तित्व था जिसने एकता का काम किया, और उसके कारण 4 पार्टियां मिलकर बनी थी। और वो एक सपना था उस समय कि कांग्रेस का मतलब पार्टी नहीं थी, कांग्रेस का मतलब पॉलिटिक्स का एक कैरेक्टर अब था। यही तो लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी हो तो गया। नहीं ऐसा है, ये आज की डेट में पूरी डिबेट ये हो गई। वो उनकी परिभाषा हो सकती है। जब कोई एक लीडर इतनी लोकप्रियता प्राप्त करता है देश और दुनिया में, तो उसका विरोध होगा ही होगा। जब कोई बगल में संपन्न होता है तो कमजोर लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा हो रहा ना, उससे खुश होने तो के बाद बीजेपी अपने पुराने साथियों को क्यों साथ मिला रही है? कहना यह है कि ये पुराने साथी कोई बहुत स्वाभाविक राजनीति से पैदा नहीं हुए हैं कि आप ढूंढते हैं कि गठबंधन होना ही चाहिए। अगर कोई पार्टी इस हैसियत में है कि अपने से बहुमत ला सकता है, कांग्रेस को भी इसका प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस का तो पता नहीं हुआ। विनोद जी क्या पहले से नहीं जानते हैं? आप भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस ने सीताराम केसरी के समय उत्तर प्रदेश में 100 से 125 सीट पर अपने को सिमटा ने, उसकी इकाई खत्म हो गई चुनाव नहीं लड़ने से। कांग्रेस ने लालू के सामने अपनी पार्टी को सौंप दिया। कांग्रेस और बीजेपी 2 ऐसी पार्टियां थी जिनको अपने पैरों पर खड़ा होकर के ये छोटे छोटे दल, जो विदेश नीति पर भी यूपीए सरकार में आपको पता है कि जिस समय श्रीलंका, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। तो ये जो पार्टियां हैं, ये क्यों बीजेपी के पास नहीं है? ये क्यों कांग्रेस के खाते में जा रही हैं? उद्धव जैसी पार्टी, महबूबा जैसी पार्टी, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, ये क्यों बीजेपी से नाराज हो गया? तो महबूबा को अगर साथ लेने के बाद बीजेपी ने राष्ट्र के लिए उनको जेल में डाल दिया, आज उन पर जांच हो रही है, पूछताछ हो गई है, उनको सजा हो सकती है। सुनिए उद्धव ठाकरे ने पीछे से हाथ उठा। और मैं आपको बता रहा हूं, लालू जी का सारा परिवार फंसा हुआ है, जेल जाने की नौबत है। आप कैसे सोचते हैं कि ये सब, राहुल गांधी सब जमानत पर हैं, वो केस इस अरे बाबा, हेमंत बिस्वा शर्मा में मुकदमा था कि नहीं था? सुनिए तो आपकी पार्टी में है कि नहीं? बंगाल वाले टीएमसी के नेता आपकी पार्टी में है कि नहीं? सुनिए आपके बीजेपी में है कि नहीं? तो उनका केस चलेगा ना? कहाँ चल रहा है? नहीं, वो तो वॉशिंग मशीन चल जाती है, ममता जी बोल रही है। कोर्ट पर क्वेश्चन होगा अगर आप कहते हैं नहीं चल रहा है। नहीं दो बोलेंगे पूरा कर दे रहा हूं। भारत की इस समय की जो राजनीति है, इस समय चेहरे पर अपने कुकर्मों से कालिक पोते हुए नेता खड़े होकर के कुकर्मों से देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, कुकर्मों से कालिक पोते। विनोद जी
तो अवधेश ये जी बीजेपी के जो पुराने साथी थे वो बीजेपी के साथ ना होकर कांग्रेस के पाले में आ गए। ये भारतीय राजनीति का कौन सा बदलाव है? करके अब अवधेश जी उसको बता ही नहीं पाए, मैं क्या करूं, नेताओं पे कुकर्मों के करने लगे, अरे मतलब खुद ही जज हो गए। अब क्या किया जाए, एक तरफ कोर्ट नहीं का तो उदाहरण दे रहे हैं, कैसे उनके साथ दूसरे सबको लेने की कुकर्मी बात बता रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तक सुकर्मी थे, अब इधर आ गए तो कुकर्मी हो गए। अरे भाई, हम पत्रकारों को कम से कम इस तरह के विश्लेषणों से बचना चाहिए। नहीं तो अब बीच में मैं नहीं, या बोलता तो हम हूं, पार्टी के प्रवक्ता हो जाए, मैंने बीच में नहीं बोल रहा हूँ, या तो हम पार्टी के प्रवक्ता हो जाए। अब ये बात, अब हम इस तरह की, मतलब मेरी अपनी राय हो, आप स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए किसी को, मेरी अपनी राय है किसी भी नेता के प्रति हमको अपनी भाषा अपनी इस तरह से विश्लेषण नहीं जड़ने चाहिए। हम पार्टी प्रवक्ता हो जाए तो अच्छी बात है, फिर पार्टी की लाइन पे चलें, हमें कोई लाइन नहीं। देखिए, जो आपका प्रश्न है, मूल प्रश्न, बीजेपी के साथ क्यों नहीं है। बीजेपी अब जो अलग हो गए हैं बीजेपी से, उनको भी बीजेपी टटोल रही है, जैसे अकाली दल को टटोल रही है। चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, मांझी जी आई गए अपनी नाव लेकर के कि भैया हम आ गए, किनारे लग गए। तो ऐसा नहीं है बीजेपी को चिंता नहीं है, बीजेपी टटोल रही है। अब ये जो कल बैठे थे, ममता बनर्जी रह चुकी हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में मंत्री थी वाजपेयी जी के साथ। अभी चिराग पासवान से बात हो ही रही हो तो उनके साथ हैं, वो जैसे डिब्बे में लटक के जाते हैं उस तरह लटके हुए हैं। तो अब बीजेपी भी अपने अलाइंसेस को दोबारा से रिविजिट कर रही है, ये सामने देख करके, क्योंकि उसको भी चिंता है। देखिए, हम कहने के लिए, अवधेश जी कहते हैं कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, मैं कह दूं मोदी का मुकाबला नहीं, लेकिन मोदी जी जानते हैं कि उनको क्या करना है, और वो इसीलिए सफल राजनेता है कि उनको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों मालूम है, और एक अच्छे नेता को मालूम होना चाहिए। इसीलिए वो रिविजिट कर रहे हैं, बीजेपी रिविजिट कर रही है अपने पुराने सहयोगियों को कि भाई आओ। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर किसी अलायंस ना भी करे तो भी आज नंबर 1 की पार्टी है, और आज आगे भी उसकी ताकत अभी कम नहीं है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर को पे फिलर डाले गए, योगी जी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का जो गठबंधन बन रहा है उसके सामने जो है, ये भी बीजेपी भी उसकी तैयारी कर रही है। एक बात मैं और कहूँगा कि तथ्यात्मक रूप से हर्षवर्धन सही है, इंदिरा गांधी को निक्सन ने वेट कराया था, इसमें कोई दो राय नहीं। निक्सन का एक एरोगेंस था जो उन्होंने कराया था, लेकिन जब मीटिंग हुई है निक्सन और इंदिरा गांधी की, और जो इंदिरा गांधी ने बात की है उनसे, उसके बारे में हमको जानना चाहिए, जो हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे वो बात की है। उन्होंने लगा जैसे कि स्कूल टीचर एक स्टूडेंट से बात करती है, उस अंदाज में इंदिरा गांधी ने बात की थी। तो ये भी एक तथ्य है। दूसरी बात ये है कि एक किस्सा मैं बता दूं, मुझे जो बहुत फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि रीगन के टाइम की बात है, मिसेस गांधी की विजिट थी, वहाँ 11 लोगों की कुर्सी लगी थी भारत की तरफ से और 11 अमेरिका की तरफ से बैठने थे। उसमें हमारे यहाँ जो एक सज्जन थे जो जिनको इंदिरा गांधी ले जाना चाहती थी, तो उनका नाम भेजा गया, तो यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल ने मना कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोटोकॉल ने मना कर दिया कि नहीं, हम 11 का इंतजाम है, 11 से ज़्यादा 12वां नहीं आएगा। और हमने ये प्रस्ताव दिया था कि आप भी एक आदमी बढ़ा लीजिए। तो वो जब आर.के. धवन ही लेके गए उस मिसेस गांधी के पास कि ये जो है मना हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, 11 ही जाएंगे, ये लिस्ट चलाओ मुझे, और लिस्ट से उन्होंने अपना नाम काट दिया कि मुझे छोड़ के जाएंगे। तो उनको फिर अमेरिकन को 12 करने पड़े। तो नेता हमारे जो है देश में पहले भी मजबूत रहे, आज मोदी जी भी मजबूत हैं। हमें ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि नहीं ये पहली बार हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ, ये जो पहले हुआ अब नहीं हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, देश निरंतरता में आगे बढ़ता है, परिवार निरंतरता में आगे बढ़ते हैं। मेरे बाबा जी पैदल चलते थे और मैं कार से चलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बाबा निकम्मे थे। वो उस पैदल चल करके या उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज कार पे चल रहा हूँ, और मेरा बेटा हो सकता है चॉपर प्राइवेट जेट पे चले। तो इसका मतलब जो नेहरू ने किया, आज नरेंद्र मोदी उस मुकाम को आगे बढ़ा रहे हैं, या जहाँ तक मनमोहन सिंह तक देश आया जिस मुकाम तक, उस मुकाम से ही आगे ले जाने का काम होता है। ये रिले रेस है। तो ठीक है, आज मोदी जी की अमेरिका यात्रा की मैं तो प्रशंसा करता हूँ इनके सामने कि उन्होंने बहुत बढ़िया, पहली बार जो है भारत के किसी प्रधानमंत्री को 2 बार अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित करने का मौका मिला। अगर ना भी करते 2 बार तो भी उनका महत्व कम नहीं हो जाता। हम कोई मुरीद नहीं है अमेरिका के, 2 बार बुला लिया, 3 बार बुला लिया तो हम महान हो गए। हमारा देश वैसे भी महान है, हमारा प्रधानमंत्री भी वैसे भी महान है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं विनोद जी की बात से शब्दशः सहमत हूँ, बस एक चीज से सहमत नहीं हूँ, ये बाबा बेटे वाला मसला नहीं है। ये बाबा बेटे वाला नहीं है कि बाबा पैदल चलते थे और हम आज गाड़ी से चलते हैं। ये देश की राजनीति में अलग अलग कालखंड में देश ने जिनको नायक के तौर पर चुना, उनकी चर्चा होती है। अगर इस वक्त के, और ये शब्द मैं कहते हुए कह रहा हूं कि अगर आप नकारा हो जाए, यानी मैं नकारा हो जाऊं और मैं कोई काबिल आदमी उसको कहूं कि हमारे बाबा तो बड़े काबिल थे, तुम बड़ी काबिलियत दिखा रहे हो, तो कहेगा तुम और नकारा हो।
बस इतनी ही राजनीति आज की, बस खत्म बात। मुझे जरा सुमित जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, वाइंड अप करना समय हो गया है वाइंड अप करेंगे जी। देखिए, गठबंधन की राजनीति का हमारा दौर ना भारतीय राजनीति की अस्थिरता से पैदा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक और हिमाचल की पराजय से अगर इन्फिनिटी में आ गई है, फिर से गठबंधन को बढ़ावा दे सकती है, तो उसका समर्थन मैं नहीं कर सकता हूं। गठबंधन के ज़्यादातर दलों ने, उसमें एक आध दो को छोड़ दे, गैर जिम्मेवार राजनीति भारत में की है, ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स की है, और उसके कारण देश के लोग अब उस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। मजबूरी में कई बार पार्टियों से असंतोष में वोट देते हैं। क्या शिवसेना ने ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स की? शिवसेना ने तो ऐसा इतना, शिवसेना के जैसा विश्वासघात, भाजपा और शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत दिया था, दोनों को साथ में सरकार बननी चाहिए थी। आप छोड़ करके और आपने पूरी पॉलिटिक्स अपनी बदल ली सेकुलरिज्म के नाम पर, और आप चले गए। अब इसको अगर हम लोग कहते हैं कि सही राजनीति है, तो फिर मेरे महबूबा मुफ्ती ने ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स की? महबूबा मुफ्ती की जो पॉलिटिक्स थी, भारतीय जनता पार्टी, महबूबा मुफ्ती के साथ जब बीजेपी गई थी, तो बीजेपी के समर्थकों को भी बड़ा हैरत हुई थी कि काहे गई थी। और महबूबा मुफ्ती ने सारे मंत्रालय तो अच्छे अपने पास रख लिए थे, झाड़ू लगाने से लेकर पानी डालने का काम बीजेपी को दिया था, उसके कारण परेशानी भी थी। लेकिन बीजेपी को भी समझ में आ गई, तो बीजेपी ने भी स्टैंड लिया। महबूबा के छोड़ने के बाद जो कुछ कश्मीर में बीजेपी ने किया, सारे नेताओं को उठा के नजरबंद करना, वहां से सारे टूरिस्ट को हटा के करना, जमाते इस्लामी पर बैन करना, मस्जिदों से लाउड स्पीकर को की स्थिति, वहां से प्रचार नहीं हो करना, हुर्रियत के लोगों की सुरक्षा हटाना, 370 हटाना, इन लोगों को जेल में डालना, इसको अगर याद नहीं रखेंगे, केवल महबूबा को याद रखेंगे कि समर्थन जी, तो नहीं, मैं सिर्फ उस बात पे वापस आना चाहूंगी कि ये जितने भ्रष्टाचारी कुकर्मी हैं, एक जेल जाने के डर से इकट्ठा हो गए हैं, तो जेल जाने के डर से बचने का तो सबसे आसान रास्ता होता कि सारे के सारे मोदी जी के पाले में चले जाते, सबसे आसान रास्ता होता, और वो बहुत कामयाब रास्ता। शायद यही अवधेश जी कहना चाह रहे थे। वो बहुत कामयाब ये भी नहीं कहा था कि ये अपनी भाषा है कि सब जेल के कारण जा रहे हैं। कहना चाह रहे थे आप। वो ये एक फैक्टर की चर्चा हमने केवल नहीं, वो तो बहुत कामयाब रास्ता होता, फैक्टर की बात लेकिन वो इजी वे आउट होते हुए भी अगर इतने सारे दल और इतने सारे नेता उस तरफ नहीं जाके एक कठिन राह चुन रहे हैं, तो कहीं तो कोई वजह हो गई। विचारधारा की भी कोई जगह होनी चाहिए कि नहीं हमारे इस देश में। वो विचारधारा की लड़ाई कोई लड़ना चाहे, ये क्या अपने आप में कोई बहुत बड़ा अपराध है क्या? बिल्कुल लड़ाई होनी चाहिए विचारधारा की लड़ाई। इसी चीज पे आ गए जिस बात पे कल राहुल गांधी ने कहा कि भारत के नींव पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र की नींव पर हमला हो रहा है। मैंने पिछली बार भी हमारी शो में एक बार जब विचारधारा की बात उठी थी ना सुमित, तो मैंने कहा था इस पे तो पूरा एक शो ही करना पड़ जाएगा। जितनी बदनामी विचारधारा की हुई है इस देश की राजनीति में, किसकी विचारधारा, कौन सी विचारधारा? कल भाजपा को बुरा कहने वाला भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेता है, कांग्रेस को बुरा कहने वाला कांग्रेस से अलग होकर भाजपा का सदस्य, दोनों तरफ वॉशिंग मशीनें लगी हुई है। उस तरफ इधर से निकले हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, उधर से निकले हुए हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यहाँ पर सारे दल जो इकट्ठा है वो वही नीतीश कुमार कल भाजपा के साथ भी थे ना, वो दोनों ही तरफ की वॉशिंग मशीन। तो विचारधारा का मुझे लगता है कि प्रश्न तो अब सबसे ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूज़ है तो वो जनता ही है। जनता की कोई पार्टी अगर विचारधारा के साथ खड़ी है तो जनता उसके साथ खड़ी रहना चाहेगी। बाकी सारे दल ये तय तो कर लें कि उनकी विचारधारा है क्या। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपकी विचारधारा मोदी हराओ है तो जनता नहीं आएगी। जनता की ज़िंदगी बेहतर करना आपने आज के शो में दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को साथ में रखा है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, दूसरा विपक्षी दलों का महाजुटान। मुझे लगता है कि दोनों की तुलना ही एक तरीके से गलत है, बेमानी। वो इसलिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बाहर जाएगा, और विनोद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपने आप में देश के गर्व की बात है, और वो किसी भी दल का प्रधानमंत्री जाए यही भावना सब सर्वोपरि होनी चाहिए। और पत्रकारों के, क्योंकि हमारे खबरों के खिलाड़ी पत्रकारों का शो है, पत्रकार के नाते हमें भी उस भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। उसकी तुलना इससे करना, और खबरों में भी निश्चित तौर पर आपने ठीक बात उठाई थी शुरुआत में ही, जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, कि खबरों में भी प्राथमिकता उसको मिली क्योंकि वहाँ राष्ट्र खड़ा है, और यहाँ राष्ट्र के भीतर की सत्ता की लड़ाई है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। आज मोदी जी बैठ गए हैं कुर्सी पर, तो हम सब अकेले तो नहीं जाके बैठ पाएंगे, तो चलो मिलकर बैठे। दोनों लड़ाइयाँ अपने आप में अलग है। जहाँ राष्ट्र की संप्रभुता का, स्वाभिमान का, गौरव का प्रश्न है। देखिए H1B वीज़ा बड़ी कठिनाई रही है अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए, खासतौर पर IT प्रोफेशनल के लिए। उसके लिए अगर आपको अमेरिका से वापस बाहर जाकर H1B लगाकर नहीं आना पड़ेगा, वहीं मिल जाएगा, अच्छी बात है ना। किसी भी दल का प्रधानमंत्री करे, ये अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर वाली बात आपने उठाई, अच्छी बात है। नए दूतावास खुलेंगे, सिएटल में दूतावास खुलने की बात हुई है, अच्छी बात है, बड़ी बात है। वो ड्रोन जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं भारतीय सेना के लिए, और ये एक बड़ा रणनीतिक
परिवर्तन भी भारत की पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है उसमें आया है कि पूरी तरह से हम रूस से लेते रहे, कुछ हथियार इजराइल से लिए, अमेरिका से इतनी बड़ी रक्षा सौदा हमने अगर किया है तो वो इसलिए भी किया है कि चीन की वजह से जो पूरा यहाँ का समीकरण बना है उसको बदलने के लिए अमेरिका को भी ये संकेत चाहिए था कि भारत किस तरीके से उसके साथ जाएगा, नहीं तो चीन का दबदबा यहाँ बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका केवल भारत के हाँ कह देने से या क्वाड बन जाने से तो नहीं मान लेगा ना कि भारत उसके साथ है। तो ये कूटनीतिक मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और अंदर राजनीतिक दलों की सत्ता की ख्वाहिश है। देखिए कुर्सी सबसे बड़ी चीज़ है। आज जो कुर्सी पर बैठा है, जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे वो बात ठीक है कि हर व्यक्ति जो भी प्रधानमंत्री बना है वो इस देश का नायक रहा है और उसकी अपनी एक सोच रही है। अगर किसी ने सोचा कि परमाणु बम नहीं बनना चाहिए तो किसी ने सोचा बनना चाहिए और उसने विस्फोट किया। देश उसी धुरी पर आगे बढ़ा। कुछ बहुत अच्छे निर्णय हुए जिसने देश को आगे बढ़ाया, कुछ खराब निर्णय भी हुए जिसने देश को आगे नहीं बढ़ाया, पर दोनों का मिला जुला समीकरण है कि भारत आज एक बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया के सामने है। यही लोकतंत्र और जो और जो बहुत बड़ी खूबसूरती है। और जो छोटे दल हैं उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए विपक्ष की एकता कोई अपराध तो है नहीं, कोई क्राइम तो है नहीं, सत्ता की चाह भी कोई क्राइम नहीं है। आप राजनीति करते काहे के लिए? हिमालय पे लंगोटी लगाकर बैठने के लिए तो आप राजनीति में नहीं आते हैं ना। आप राजनीति में आते हैं कि सत्ता में जाएं और निर्णय। हमारी विधायिका क्या है? देश की नीतियों का तय करना कि ये विधेयक आएगा नहीं आएगा। आज मोदी जी की सरकार पावर में है तो कहते कि नहीं, दिल्ली को इस तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए कि अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग वहां पर चुना हुआ मुख्यमंत्री करे। हम अध्यादेश ले आए। कानून बनाने के लिए सत्ता चाहिए होती है, सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष ये जहां से मैंने शुरू किया था उसी चीज पे प्रवीण में लौट रहा हूँ। क्या जयदीप जी का क्लोजिंग कमेंट बहुत अच्छा है। परफेक्ट है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन प्रवीण से मैं ये जानना चाह रहा था दरअसल क्या, क्योंकि देखिए मोदी जी की यात्रा चल रही थी, इसको स्टेट विजिट थी, जाहिर तौर पर ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना था, ज़्यादा कवरेज मिलना था। मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ जिस सवाल पे मैंने पहले किया। विपक्ष को 23 तारीख की बजाय 25 के बाद ये डेट कर लेनी चाहिए थी। उनकी भी इंपॉर्टेंस बनी रहती और इस इंपॉर्टेंस की भी कमी नहीं आती। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि मैं अगर आप ये सवाल नहीं भी पूछते तो मैं इस विषय पर आना चाह रहा था, पर बहुत बढ़िया आप इस विषय पर लेकर आए। आज अवधेश जी ने पर्याप्त समय लिया। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अवधेश जी बहुत दिन में आए और आज दिल खोलकर बोले और ज्यादातर समय जो है अवधेश जी को समर्पित रहा है, तो बधाई। अब ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इस तरह से दो विषयों को मिलाकर बात करते हैं ना, तो क्योंकि हमारे देश का मसला है, हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे मैं क्लियर कर दूं, सॉरी जयदीप ने भी सवाल उठाया। इस हफ्ते की दो बड़ी खबरें हैं और दोनों पैरेलल चल रही थी। कैसे इनकार कर सकते हैं? हम उससे अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हम जब दो बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं तो हमारे न्यूज चैनल्स पर चल रहा है या हमारे डिस्कशन का विषय होना भी चाहिए। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, ये इसलिए बिल्कुल मुझे लगता है गलत दिशा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा देश है कि चाहे वो अभी अमेरिका में क्या, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका में इनटेक बाइडेन खड़े हुए, उनका कोई विरोध नहीं हो रहा, वहां की कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है। चाइना की, रशिया की अपनी कोई इंटरनल, वो तो खैर तानाशाही चल रही है वहां, तो एक अलग मसला। लेकिन फिर भी वहां पर सब सारे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। हम उनको तो देखते हैं कि बड़ी ताकतें हैं, वो सम्मान, अरे उनके अंदर भी चल रहा है तो हमारे भीतर भी चल रहा है, हमारे देश में भी। और चाहे जो सत्ता में आ जाए, देश तो देश रहेगा ना, ये भारत है, भारत में सरकार आती जाती रहती है। और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जब आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो स्टेट में नहीं है क्या कांग्रेस की सरकार या अन्य दलों की जो इकट्ठा हुए तो उनकी सरकारें नहीं है। और ये प्रवीण ने जो बात की ना सुमित, उस पर मैं, चूंकि राष्ट्र के प्रश्न पर बात हो रही है और उसी को सबको आंदोलित करना चाहिए। पार्टियों की आप विचारधारा में जुड़िए, कौन सी पार्टी देश को बेहतर चलाएगी वो कीजिए, लेकिन हमारे देश की संसद पर तो बाहर के आतंकवादियों ने हमला किया। जिस अमेरिका राष्ट्र को महान बनाकर स्थापित करने की आप कोशिश कर रहे हो और उसकी संसद में बोल देने भर से आप गर्व से भर जाते हैं, उस अमेरिका संसद में तो वहां के ही हुड़दंगियों ने जाकर कब्जा कर लिया, टेबलों मेजों पर चढ़ गए, कुर्सियां तोड़ दी। जब क्या हुआ है वहां पर ट्रंप के टाइम पे, तो हम हमारे लोकतंत्र को अपने मन में पहले अच्छे से स्थापित करें। हमारे देश का जो मंदिर है, हम अंदर ये सारे दल जो लड़ते हैं वहीं के सेंट्रल हॉल पर बैठकर साथ में चाय भी पीते हैं, चर्चा भी करते हैं, एक दूसरे के घर में शादियों में भी जाते हैं। अब सत्ता की, मैंने वही कहा था, तो हम जिस अमेरिका से अपनी तुलना कर रहे हैं उसी अमेरिका की अगर सबसे बड़ी अदालत में, संसद में जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ पर हुड़दंगी घुस गए, ट्रंप के एक मंच से किए गए आह्वान पर अंदर इतनी अराजकता फैल गई। हमारी संसद पर तो आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त भी ये दुनिया नहीं आई थी। लाइटर नोट में एक बात मैं कहूँगा, हाँ खत्म ही कर रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्हाइट हाउस में सवाल के जवाब में, नहीं, लालू जी की बात कह के खत्म किया, नहीं खत्म कर रहा हूँ, लालू जी की बात कह के। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने व्हाइट हाउस में जो एक जवाब दिया
लोकतंत्र के सवाल पर, उसमें एक वाक्य उनका बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को लिपिबद्ध किया संविधान के रूप में, और वो संविधान लोकतंत्र की गारंटी है। ये एक बड़ा वाक्य है जो इस देश का एक तरह से मूल वाक्य है। मैं एक लाइटर नोट पर ख़त्म कर रहा हूँ कि 23 तारीख की आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि क्यों 23 को आगे, मान लो ज्योतिषी से 23 तारीख पूछी हो तो क्या करोगे आप? आजकल तो भारत में सारे नेता मुहूर्त देख कर काम करते हैं। प्रवीण पूरा वीडियो कर देगा। सारे नेता मुहूर्त देख के काम करते हैं। राहु काल है, शपथ नहीं होगी इसमें, ये खरमास चल रहा है, इसमें मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। तो अगर अपोजिशन के नेताओं ने भी किसी ज्योतिषी से मुहूर्त देख करके भी रखा हो तारीख, तो आप कैसे बदलवा देंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों 23 का 26 कराना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम कवरेज मिलती। क्लोजिंग कमेंट करें इसके पहले एक लाइन तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। अब इतना बढ़िया बोला लालू जी ने, कहे राहुल जी ब्याह कर लीजिए, और आप उसकी बिना चर्चा के सब खत्म कर देंगे। यही दिक्कत है कभी कभी तो। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। लालू जी ने कहा कि मम्मी बहुत परेशान है, हम सब बारात चलेंगे। मुझे लगता है राहुल जी को शुभकामना देकर ये शो खत्म करना चाहिए। लगता है बारात में जाने का मन हर्षवर्धन जी का भी है। बारात हो जो होगा देखा जाएगा राहुल गांधी की शादी को लेकर। लेकिन कम से कम इस चर्चा से बात निकलकर सामने आती है कि आने वाले 7-8 महीने इस तरह के डिबेट्स के लिए बहुत ही मुफीद रहने वाले हैं, जहां पर एक सार्थक चर्चा होगी। निष्कर्ष तो आपको निकालना है कि आप किसकी बात को दम मानते हैं, किसकी बात में दम नहीं मानते हैं, किसको वोट करेंगे आपको तय करना है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं देश की राजनीति को तय करने में ज़रूर मदद साबित कर सकती हैं। इसीलिए अमरुजाला.com को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तमाम महानुभावों का, तमाम गेस्ट का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं किसी के साथ कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। कोई नाराज़ होकर ना जाए, क्योंकि अगले हफ्ते हमको फिर मिलना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।